पाकिस्तान लंबाई चौड़ाई नाप देंगे, तुम्हारी गहराई नाप देंगे, लेकिन इस बार हम टेररिज्म से निजात पाएंगे। आतंकवाद को पैदा करने वाली उनकी पाकिस्तान की आर्मी है, ISIS है और उनका मुल्ला एलिमेंट है। पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की है। इसको हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना का कोई मेल नहीं है। हमारी प्रिपरेशन और प्लानिंग को देखकर ही पाकिस्तान में इतनी हड़कंप मची हुई है। नमस्कार, जय हिंद, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। हमारे देश के 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन हर हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा है इंतकाम का। 145 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में आज एक ही सवाल है, और वो सवाल ये कि कब हिंदुस्तान बदला लेगा। लेकिन हिंदुस्तान आराम से नहीं बैठा है। इस सबके पीछे एक बहुत बड़ा होमवर्क और पूरी तैयारी होती है, जिसके बारे में ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूं, लेकिन वो जरूर जानते हैं जो सेना का हिस्सा रहे हैं, जो देश की सुरक्षा में तैनात रहे हैं। और आज का ये खास कार्यक्रम न्यूज 18 पर आप देखेंगे उन्हीं आर्मी पर्सोनल्स के साथ, उन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे कि आखिर देश में इस वक्त चल क्या रहा है, क्या प्लान है भारत सरकार का स्ट्राइक को लेकर, कब और कहां पर यह स्ट्राइक हो सकती है। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय मैं उनसे करा देती हूं। यहां से शुरुआत करते हुए देखिए, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शरदेंदु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के मंच पर। और एयर कॉमोडोर BS सिवाच सर हमारे साथ इस वक्त चर्चा का हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल उत्कर्ष राठौर सर हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय हिंद सर। और आज इसी सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगी उत्कर्ष से सर आपके साथ, कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त इंतजार कर रहा है कि कब हम पाकिस्तान पर, आतंकी स्थान पर हमला करेंगे, लेकिन अभी तक भारत ने उकसाया भी नहीं और पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। क्या प्लान हो सकता है सरकार का? देखिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम बदले की आग में जल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान बदला चाहता है। ये कोई मजाक नहीं है कि हिंदुस्तान के 15 स्टेट्स में पहलगाम के मारे गए नागरिकों की बॉडीज या कॉफिन्स गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरा हिंदुस्तान इंतकाम चाहता है। अब बात आती है कि अभी तक क्यों इंतकाम नहीं हुआ। अगर इंतकाम अभी तक नहीं हुआ तो इसके पीछे एक कारण है, और एक कारण है, सबसे बड़ी एक पुरानी कहावत है कि रिवेंज इज़ द डिश विच इज़ बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। ठंडा करके खाना चाहिए या बदला लेना चाहिए। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और सर, पाकिस्तान ये समझ भी रहा है। ऐसी बात सर, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, मतलब कि वहां के जो मिनिस्टर्स हैं वो आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, है ना। हाफिज सईद जैसे लोगों को वो सुरक्षा देते हैं, आतंकियों को, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि हिंदुस्तान आराम से तो बैठेगा नहीं। और यही वजह है कि इस बार सरप्राइज एलिमेंट के लिए वो पहले से ही तैयार हैं। सिवाच सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इंतकाम जरूर लिया जाएगा, और पूरी तरह से प्रिपरेशन चल रही है, प्लानिंग चल रही है। और हमारी प्रिपरेशन और प्लानिंग को देखकर ही पाकिस्तान में इतनी हड़कंप मची हुई है। जैसे आपने बताया कि रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अलग अलग न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी जा रही है, और तरह तरह के जो है बयान दिए जा रहे हैं पाकिस्तान से। ये दिखाता है उनकी कितनी उनमें घबराहट है, कितना कंसर्न है वो, और कितने डरे हुए हैं। और हिंदुस्तान जो है अपने समय पर
पूरी प्लानिंग प्रिपरेशन के साथ जो है जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काफ़ी जो है मीटिंग की हैं, ब्रीफिंग की हैं, इनपुट्स लिए हैं सब जो है डिफरेंट मिलिट्री प्लानर्स और दूसरे पॉलिटिकल लीडरशिप से। सारा जो है अपोजिशन, सारी सब पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान के साथ हैं और पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। बाहर के देशों में भी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ पर भी देशों को अपने साथ लाने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो कोई हमें जल्दी नहीं है। जैसे कि कर्नल राठौर ने बताया था कि ये जो है खाना रेवेंज का जो है वो ठंडा करके खाना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि पूरी प्लानिंग हो, पूरी प्रिपरेशन हो और उसके जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड दे दिया है मिलिट्री को जी, तो मिलिट्री जो है अपने हिसाब से जो है उसको सही अवसर देखकर ठीक है और उन पर अटैक करेगी और पूरा बिल्कुल ठीक है। श्रीवास्तव सर, मैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया इस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन एक बार पहले मैं सबका ओपनिंग कमेंट ले लेती हूं। शैलेंद्र सर, आपसे ही समझेंगे। देखिए, जब उरी हमला हुआ 11 दिन बाद हमारी सेना ने जवाब दिया। 18 जवान हमारे शहीद हुए तो 40 उनके आतंकी मारे गए। उसके बाद पुलवामा, हमारे 40 जवान शहीद हुए तो 200 से ज्यादा हमने उनके आतंकियों को मार गिराया। 12 दिन के बाद हमने जवाब दिया। मेरा सीधा सा सवाल है सर, क्या हम अब ये मान ले कि पहलगाम हमले के आतंकियों की 13वीं का समय आ गया है? बड़ा काम, बड़ा समय लगेगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि अगर हम कुछ बड़ा करेंगे तो आज क्यों करेंगे, हम अपनी चूजिंग के हिसाब से करेंगे। वो जो ठंडे खाने की बात हो रही है ना बेटा, ठंडा खाना जब अभी ठंडा हो रहा है तब गर्मी देखिए कि कितनी गर्मी पाकिस्तान में चल रही है और उनके तेवर बदलते हुए देखिए। मैं आपको बड़े, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में प्रूफ बहुत मांगे जाते हैं, तो मैं आपको प्रूफ देता हूं कि कहां वो शुरुआत करी थी थ्रेट से। अभी वो सडनली न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो पिछले 7-8 दिन में कहीं गायब हो रखा है, शांत हो गया सर। वो पता नहीं बटन किसी और के पास है ना सर। यस यस यस। सो उससे भी बड़ी बात करता हूं। अब बातें आ गई कि हम एक निष्पक्ष जांच करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। आप देखिए गर्मी कितनी आ रही है और साथ ही साथ बिलावल ने रोना शुरू कर दिया अगर पानी बंद हुआ तो, और उसके बाद उसने पहले बोला था उधर से खून बहेगा। कल वाले में, परसों वाले में क्या बोला है? तो खून बहेगा। वेल यस, आई एग्री, आपके यहां खून बहने वाला है। मैं 140 करोड़ लोगों को सिर्फ एक अपनी तरफ से एश्योरेंस दे सकता हूं। छोड़ दीजिए ये छोटी छोटी स्ट्राइक, अब बड़ी चीज देखिए। जब 140 करोड़ लोगों की सोच और एक्सपेक्टेशंस ग्राउंड पर आए, बड़ी हो, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि वी विल आइडेंटिफाई। तो हाफिज सईद हमने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है, मुनीर हमने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है। वी विल ट्रैक करेंगे हम आप कहां हैं एंड वी विल एलिमिनेट यू। मैं कहता हूं आज की तारीख में हमारी जो वॉर ऑन टेररिज्म है, पाकिस्तान लंबाई चौड़ाई नाप देंगे, तुम्हारी गहराई नाप देंगे, लेकिन इस बार हम टेररिज्म से निजात पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और प्रफुल्ल बख्शी सर, जैसे कि अभी शैलेंद्र सर प्रूफ की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान प्रूफ मांगता है। आप देखिए ना, ये कौन सा देश है जो सबूत मांगता है कि जब अपने देश में होता है तो इस बात के लिए रोता है कि भाई हम तो खुद आतंकवाद के शिकार हैं, और जब किसी इंटरनेशनल फोरम पर होता है तो इनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ जैसे, और इनके जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जैसे, वो ये कहते हैं कि हमने तो खुद आतंक को पाला है, आतंकवाद हमारा अतीत रहा है। लेकिन सर, आतंकवाद इनका अतीत नहीं रहा, इनका तो वर्तमान भी आतंकवाद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा पूजा जी। वो एक्चुअली मान गए थे, उनको मानना पड़ा था। ने हमको फोर्स किया था आतंकवाद पैदा करो रशिया के खिलाफ, और वो जो उन्होंने सांप बनाया तालिबान को मिला के, अब वो उनको डस रहा है, वो खुद अब उस पर झेल रहे हैं। क्वेश्चन सारी एक बात की ये है कि आतंकवाद को वो फैला रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे स्लीपर सेल्स, ये भी हो रहा है। पर इस समय आतंकवाद का जो जड़ है वो एक आतंकवादी 5 या 6 या 8 को मार दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकवाद को पैदा करने वाली उनकी पाकिस्तान की आर्मी है, ISIS है, और उनका मुल्ला एलिमेंट है। हाँ। आप उसको, जैसे चाणक्य ने कहा था, पॉइजनस प्लांट को जड़ से उखाड़िए, उसमें मट्ठा डालिए। जब तक हम वो नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी को बाध्य करेंगे कि अब अपनी वो आर्मी पॉलिटिक्स छोड़ के वापस बैरक्स में जाए और वापस पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आने दे, पाकिस्तान के लोग आपकी पूजा करेंगे।
ये बात आएगी अगर, क्योंकि यूथ पाकिस्तान का जो यंगर जनरेशन है और इमरान खान की पार्टी है और अन्य लोग जितना डायस्पोरा के हैं, वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी कब वापस जाए। पर पाकिस्तान की आर्मी 85% ऑफ द पाकिस्तान की कमर्शियल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल ठीक। वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं काटेंगे और इसलिए कश्मीर का मुद्दा लाइव रखेंगे। कश्मीर का मुद्दा को खत्म करने के लिए आपको फिर बैक टू पवेलियन आतंकवाद को करना पड़ेगा। आतंकवाद यहां हमारे स्लीपर सेल्स एंड पाकिस्तान की आर्मी ये मिलके हैं, इनके खिलाफ अभियान चलेगा। अब मोदी साहब ने कैसा प्लान किया है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मेरे को इतना पता है ये प्लान जो है अब आखिरी जो इसको कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा पाकिस्तान के। ठीक है, शरदेंदु सर आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आतंकवाद को खत्म करना है, क्योंकि टारगेट जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो उन टारगेट एरियाज को टारगेट किया गया, हमला किया गया, लेकिन पाकिस्तान सुधरा? पाकिस्तान नहीं सुधरा और पाकिस्तान सुधर ही नहीं सकता। मतलब मुझे लगता है कि सर हमें होप ही छोड़ देनी चाहिए और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री हो या देश के बड़े बड़े जो राजनेता है सब यही बात कहते हैं, एक्सपर्ट्स यही बात कहते हैं कि अब जो चोट है वो आतंकवाद पर होनी चाहिए सीधे। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की फितरत है आतंकवाद को फैलाना। आज की डेट में पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिस्ट को मदद करता है वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, आपका धर्म पूछा, नाम पूछा, कलमा पढ़ा के गोली मारी गई, तो ये दिखाता है कि किस तरीके की ट्रेनिंग इन टेररिस्ट को मिली थी और कहां से ट्रेनिंग मिली। जब इस तरीके की ट्रेनिंग होती है तो उसमें स्टेट का डायरेक्ट हाथ होता है। इनके यहां तमाम नॉन स्टेट एक्टर हैं, उनके आका एक मंच में आते हैं, खुले तौर पे पाकिस्तान में घूमते हैं और हिंदुस्तान के बरखिलाफ बातें करते हैं और फिर टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करा के इस तरीके की घटनाएं देते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि अब समय आ गया इनकी कमर तोड़ने का, ISI का नेटवर्क को ब्रेक करना है। पाकिस्तान आर्मी के टेररिस्ट और टेररिस्ट के आकाओं को तो आप लिक्विडेट करेंगे, लेकिन अब समय है पाकिस्तान आर्मी को चोट पहुंचाने की। असीम मुनीर है इसका कल्प्रिट, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले उसने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को जिस तरीके से एड्रेस किया था, जिस उन्माद भरे, ऐसा लग रहा था जैसे वो जिहाद छेड़ने जा रहे हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की, अब तक वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती थी। पहली बात पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की है, इसको हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैला के भारत में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी उससे बरखिलाफ जाते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान को एक कड़ा रिस्पॉन्स देना होगा। आपको पता होगा अरेबियन सी में जिस तरीके से हमारे जंगी बेड़े एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट है, मोबिलाइजेशन है, ये दिखाता है कि एक बड़ा अंजाम होने जा रहा है और इस बार इसका टारगेट होगा पाकिस्तान की आर्मी। उनका वॉर वेजिंग मशीनरी को नुकसान पहुंचाना, उनके टेररिस्ट कैंपों को उड़ाना है, उनके आकाओं को लिक्विडेट करना और यहां तक ऐसी चोट दीजिए जैसे कि पाकिस्तान अगले 1 या 2 दशक तक उठ ना सके। बहुत गहरी बात आपने कही सर। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी। आपने अभी बात किया कि जिस तरीके से युद्ध अभ्यास चल रहा है, मैं तो कहूंगी सर ये तो अभी वार्म अप हो रहा है ना। जैसे हमने देखा गंगा एक्सप्रेसवे पर मिराज, मिग और ये जो जगुआर जैसे जो हमारे अगर हम बात करें रफेल्स की, तो जिस तरीके से वहां पर युद्ध अभ्यास चल रहा है ये सिर्फ वार्म अप है। और अभी वार्म अप हुआ और पाकिस्तान में ऐसी बौखलाहट कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने जो ये आतंकी है हाफिज सईद जैसे, इन्हें सिविलियंस के बीच में जाकर छिपा रहे हैं। मतलब क्या है सर ये? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं पाकिस्तान को लड़ाई शुरू हुई नहीं, मोबिलाइजेशन है एक तरीके का। बॉर्डर पे देखिए स्कर्मिशेस है, फायरिंग चल रही है और ऑप्शन क्या आ रहा है पाकिस्तान के, उनके तमाम जो मिनिस्टर वो बोल रहे हैं न्यूक्लियर ऑप्शन पे जा रहे हैं। लड़ाई शुरू हुई नहीं हुई, न्यूक्लियर ऑप्शन। ये दिखाता है कि पाकिस्तान कितना जिम्मेदार देश है। उनके जिम्मेदारी नाम का एक इल्म भी नहीं है उनके अंदर और हर बार धमकी। न्यूक्लियर अगर आपने फर्स्ट यूज किया तो क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट करेगा, इसको समझना पड़ेगा। आप पूरा देश देखिए ध्वस्त कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा वर्ल्ड मैप से। और ऐसे समय में जब बलूचिस्तान में देखिए आपके सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अलग किस्म की लड़ाई है, टीटीपी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आर्थिक स्थिति का पूरे वर्ल्ड में आपको पता है कि क्या किस स्टेज में आप पहुंच चुके हैं। क्या आप लड़ाई लड़ने के हैसियत रखते हैं? आप लड़ाई लड़ेंगे तो मैक्सिमम 1 हफ्ता 15 दिन की, देश तबाह हो जाएगा, आर्थिक बर्बादी होगी। और इसी के तहत देखिए उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में कितनी बौखलाहट है। आज वो इमरान खान से भी मिल रहे हैं, इस
स्पेशल असेंबली का सेशन होने जा रहा है, ये सब दिखावा है और अपने आम नागरिकों का ध्यान भटकाने का और कहीं ना कहीं एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शैलेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसके साथ ही मैं एक सवाल ये भी ऐड करना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो शहबाज शरीफ है वो यूएई के राजदूत से मिलते हैं, है ना, और अमेरिका के सामने जाके, चीन के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं कि भाई हमें बचा लीजिए, क्योंकि वो जानते हैं उनका हश्र क्या होगा। आप सेना बल में देख लीजिए, आप डिस्ट्रॉयर्स, भारत के पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, है ना, और सेना की अगर बात की जाए तो दोगुनी से भी ज्यादा सेना भारत के पास है। कहां पर स्टैंड करता है भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान? देखिए, अगर आप नंबर गेम में जाएंगे तो आई थिंक ये बहुत बड़ी इंसल्ट होगी मेरे लिए कि उस आर्मी को आप मेरे साथ कंपेयर करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एप्पल शुड बी कंपेयर्ड विद एप्पल्स। बिल्कुल सर, ये अपने आप में बड़ी फेमस सेइंग है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात जो आपने कही, शहबाज शरीफ कहां जा रहे हैं, मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आया। उनके अपने बड़े भाई जो बता रहे हैं वो नहीं सुन पा रहे। उनके नवाज शरीफ ने सिर्फ एक लाइन बोली जो कि सब चीजें बराबर कर देती है, मत उलझिए हिंदुस्तान के साथ। एक शब्द, एक लाइन में सब कुछ बोल दिया गया। चाइना क्या दे देगा? चलिए 50,000 ड्रोन दे देगा थोड़े, और उसके सैनिक आकर आपके लिए नहीं लड़ने वाले। लड़ना आप ही को पड़ेगा। लड़ना आपको इसलिए पड़ेगा क्योंकि कोई भी कंट्री किसी भी जगह से आपके साथ खड़े होकर नहीं लड़ेगा, और जो लड़ेगा वो इसलिए नहीं लड़ेगा क्योंकि उसे मालूम है कि दुनिया में वो एक्सपोज हो जाएगा कि वो टेररिज्म के साथ खड़ा है। भाई, अगर इंडिया की लड़ाई किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमने अपनी लड़ाई डिक्लेयर करी है पाकिस्तान के टेररिज्म और उनके आकाओं के साथ। अगर उनके आका आईएसआई है, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, तो ये लड़ाई वो अपने ऊपर ले लें। रोक सके तो रोक लो। देखते हैं हम आप कहां तक जाएंगे, किस किस कंट्री के पास जाएंगे। 3 कंट्री ने सपोर्ट दिया है ना, सिर्फ 3 कंट्री ने। मैं कहता हूं इंडिया की तरफ गिन लीजिए, 107 कंट्री ऑलरेडी ओवर हो चुका है फिगर। मत ढूंढिए फिगर्स, सिर्फ ढूंढिए क्या ये दिखा नहीं रहा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। वो एक्चुअली सच बात यह है कि वो आपसे गिड़गिड़ाना चाह रहा है, लेकिन वो चाहता है कि वो किसी और कंट्री के थ्रू हो, चाइना के सामने आकर के बेइज्जती ना हो। अदरवाइज आप बताइए वो यूएस में जाने की क्या जरूरत है? यूएस में देखिए, यूएस बोल सकता था, डिप्लोमेसी में वर्ड्स को पढ़िए, यूएस बोल सकता था हम भारत के साथ खड़े हैं। नहीं, उसने ऐसे नहीं बोला। उसने कहा हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। डिप्लोमेसी में ये वर्ड्स जो है ना, चेंज, टोटल चेंज हो जाती है उस चीज। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर ही रहेगा। आप वर्ड्स देखिए, जो प्रेशर है वर्ड्स पर। अगर सुन रहा है गूंगा बहरा पाकिस्तान तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं सुन पा रहा तो मैं वेट कर रहा हूं कि ये जो न्यूक्लियर ब्लफ आपका है कि न्यूक्लियर आप निकालिए तो सही। आपको क्या लग रहा है कि आपके F-16 और आपके न्यूक्लियर कहां है? हमें नहीं पता। सरगोदा में 10 किलोमीटर दूर कौन सी जगह है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि शाहबाज एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर F-16 जमीन के नीचे क्या कर रहे हैं। हमें ये सब नहीं पता। आप अपने आप सोचे बैठे हैं कि नहीं जी न्यूक्लियर। आप निकालिए तो सही। वेट हम भी कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर बम फटेगा अगर आप निकालोगे। अब चॉइस आपकी है, आप अपने आप हारोगे या हमारे यहाँ आने की कोशिश करोगे। बहुत अहम बात सर आपने कही। और सर एक जो बात आपने कही कि हम भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना को बिल्कुल ठीक कंपेयर कर ही नहीं सकते ना सर, क्योंकि उत्कर्ष सर, जो हमारी भारत की सेना है वो जंग जीतती है और पाकिस्तान की सेना चुनाव जीतती है सर, पॉलिटिकल सेना है। और हमारी भारत की सेना जो सरहद पर तैनात रहती है हमारी सुरक्षा के लिए, कोई कंपैरिजन है ही नहीं सर। देखिए, पाकिस्तान की सेना का एक चरित्र है और वो चरित्र ये है कि वो अपने लोगों के ऊपर राज करना जानती है, अपने लोगों को दबाना जानती है। पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है खुद की मुख्तारी का, और भारत के पास एक सेना है। फर्क ये है, यहाँ पर जो सेना है उसने 200 साल से युद्ध लड़ा है और उसके साथ हमेशा हमारी सेना में हर गांव से, हर घर से लोग आते हैं, सर्विस करते हैं। हमारी सेना प्रजातंत्र को नहीं लूटती। हमारी सेना लोगों का दिया हुआ विश्वास और मताधिकार नहीं छीनती। हमारी सेना एपॉलिटिकल है और उसके साथ हमेशा हिंदुस्तान की सेना एक चरित्र के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ
बॉर्डर पे खड़ी होती है और सारे हिंदुस्तानियों को ये बताती है कि आपके मन में जो है वो हम करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना का कोई मेल नहीं है। पाकिस्तान की सेना दूसरे देश के लिए नहीं है, अपने देश के लोगों को दबाने के लिए है। अगर कल युद्ध होता है भारत पाकिस्तान के बीच, फर्ज कीजिए, और भारत की सेना उन्हें हरा देती है, तो ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर एहसान होगा, क्योंकि हम उन्हें फौजी बूटों के नीचे से निकाल देंगे, उनको आजाद कर देंगे। इसके लिए उन्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ। जैसे कि हमने 1971 में किया था, और मेरे ख्याल से वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि पूरा पाकिस्तान भारत का एहसानमंद होगा कि उन्हें हमने फौजी गुलामी से आजाद किया। ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आ रही हूं सर, आपके देखिए पास देखिए, भी। बहुत बड़ी बात है। ये हमारे यहाँ नहीं बोला गया है, उनके यहाँ क्या बोला गया है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जी हाँ। ये स्लोगन हमारा इंडिया से कहीं नहीं है, हमने आज तक नहीं बोला, लेकिन ये वहां चल रहा है। सो पाकिस्तान की आवाम को जरूर पता है बिल्कुल कि ये दहशतगर्दी कहां है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और सिवाज सर, क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए, जब कोई भी लड़ाई होती है तो इसमें यह बहुत अहम होता है कि आपकी होल नेशन थ्योरी क्या कहती है। आपकी खुद की देश की जनता आपके साथ है या नहीं है? आपकी सेना लड़ लेगी, ठीक है, सेनाओं में युद्ध हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो जो मोरल सपोर्ट होता है होल नेशन थ्योरी का, या इंटरनेशनल फोरम पर अगर बात की जाए कि कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जो आपकी इस लड़ाई में आपके साथ खड़े होंगे, तो पाकिस्तान तो यहां पर भी आइसोलेट होता नजर आता है ना सर? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लड़ाई के समय मोरल जो है कंट्री का, आर्म्ड फोर्सेस का, बहुत ही ज़रूरी है। अगर लो मोरल होगा, लो मोटिवेशन होगा, तो आपके सोल्जर्स फाइट नहीं कर सकते। और ये हाल जो है आज के दिन पाकिस्तान में है कि उनका मोरल, मोटिवेशन लेवल बहुत ही लो है। आपने ये भी सुना होगा कि वहाँ पर काफ़ी रेजिग्नेशन दे दिए गए हैं, मिलिट्री में से ऑफिसर्स के, सोल्जर्स के रेजिग्नेशन दे, कुछ भागकर आर्मी को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो सब डरे हुए हैं कि हिंदुस्तान से लड़ाई होगी और उनका मरना बिल्कुल जो है कन्फर्म्ड है। इसलिए कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए आगे आगे देखिए और भी बहुत भगोड़े होंगे, काफ़ी डेजर्शन होंगे। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वहाँ की आर्मी है उसका कंट्रोल है और आर्मी के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अगर हिंदुस्तान के साथ उनका जो है शांति हो जाती है तो उनकी बिल्कुल ही वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसलिए आर्मी वहाँ पर जो है कभी भी अब भारत के साथ शांति नहीं होने देगी, क्योंकि फिर जो उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी, उनका बिल्कुल जो है वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए जो है ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जिसको इंडिया जो है पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है। काफ़ी कैलिब्रेटेड मूव चल रहे हैं, ग्रेजुएटेड मूव चल रहे हैं, और हम जरूर है कि इस प्रेजेंट डायनेमिक लीडरशिप के सहारे हम जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल सर। अब बख्शी सर, एक बहुत ही टेक्निकल सा सवाल है कि 10 दिन हो गए सर, क्योंकि आतंकी कहां पर गए, ये सवाल हर किसी के मन में होगा। अगर हम ज्योग्राफिकल वे में देखें बैसरन घाटी को, तो वहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, इन सबको लेकर एनआईए की हालांकि जांच सब चल रहा है सर, लेकिन आतंकी कहां पर गए, अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, क्या चुनौतियां सेना के सामने जो आपको नजर आती हैं सर? थैंक यू पूजा जी। ये चुनौतियां जो हैं इसको एक्सेप्ट करना भी एक आर्ट होती है। सारी चुनौतियां हमारे पास हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो हमारे अंदर जब घुसते हैं बॉर्डर के अंदर से, इनको आर्मी हैंडलर जब लॉन्च करते हैं, इनको रिसीव कौन करता है? इनको रिसीव करता है लोकल स्लीपर सेल्स, जिसको आधी जनता हिंदुस्तान की कबूल नहीं करना चाहती। और वो स्लीपर सेल्स उनको लॉजिस्टिक्स, एम्यूनिशन, डे टू डे नीड्स, एवरीथिंग सब प्रोवाइड करते हैं। आपने टेलीविजन में देख लिया है, अंडरग्राउंड तहखानों में छुपा रखा है, टनल्स बना रखी हैं। ये बड़े आराम से रहते हैं। आपने जो पुराने देख भी लिए थे, एक एक हफ्ता, 10-10 दिन
एक बार अटैक करने के बाद कैसे रह जाते हैं? ऐसे नहीं रह जाते कि उनको सब भगवान ने पैराशूट से सारा सामान दिया है, लोकल सारे सप्लाई करते हैं। जब तक हम अब उन आतंकवादियों को निकाल के, जो सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवादियों का, उनको निकाल के हम उनको आड़े में नहीं लगाएंगे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। सारे कश्मीरी पंडितों के घर में कौन रह रहा है? वो सब आतंकवादी हैं जो हम अभी तक FIR डालने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है लोकल, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती इस बात को लेकर। और दूसरी बात है, बॉर्डर के अंदर जहां से वो लॉन्च करते हैं, जब तक वो लॉन्चिंग पैड्स को आप अटैक करके ऑक्यूपाई करिए, मैं फिर कह रहा हूं ऑक्यूपाई करिए। अगर अटैक करके फिर छोड़ के आगे और नगाड़े बजा दिए, यहां पर कुछ नहीं होगा। वो 4 हट्स हमने डिस्ट्रॉय करी हैं, 100 आदमी मारे हैं, उनको दफनाएंगे, बत्ती का तेल डाल के जला देंगे, कहेंगे कुछ नहीं हुआ। ये सारा का सारा। और एक बार पीओके आपका है, जब पीओके में हमला कर रहे हैं, वो हमला नहीं है, वो पाकिस्तान पे हमला नहीं है, वो अपने एरिया ले रहे हैं। आप वो पीओके लेना शुरू करिए, पाकिस्तान बाध्य हो जाएगा आप पे हमला करने के लिए, हम रेडी हैं। सर, एक सवाल जो हर किसी के मन में मुझे लगता होगा कि जब पहलगाम में अटैक हुआ, आपने उन सब लोगों का दुख जरूर टेलीविजन के माध्यम से सुना होगा। वो कई लोग बता रहे थे कि हम वहां पर 1 घंटे तक तड़पते रहे, वहां पर गोलियां चलती रही, हमें डर लग रहा था, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। उस जगह पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? पहला सवाल जो सबके मन में। और दूसरा ये कि इतना समय बैसरन घाटी में उस जगह पर पहुंचने पर क्यों लग गया सर? देखिए, सबसे पहले आपको वहां की ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। बैसरन घाटी जो है वो मोटरेबल रोड वहां नहीं है, वहां से पोनी पे लोग जाते हैं या पैदल जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये समझना पड़ेगा, जो जिस तरीके से कश्मीर वैली में नॉर्मलसी आई थी, एक प्रगति के रास्ते पे चल रहा था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही थी, टूरिज्म पूरी तरह पीक पे था, उस समय यह घटना हुई है। देखिए, जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, जब आप सिक्योरिटी फोर्स लगाएंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर 24 घंटे सर्वेलेंस हो। जब आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो आप एक फ्री माहौल चाहते हैं। इसी के तहत तमाम तरीके के रिलैक्सेशन वहां दिए गए। और बैसरन घाटी में देखिए, 3 बजे का समय था, 3 से 4 हजार सैलानी वहां पे थे। ऐसा माहौल था मेरा मानना। और जिस तरीके से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, वो दिखाता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था। जब आप किसी का नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, तो दिखाता है कि क्या लेवल था ट्रेनिंग का। और जिस तरीके से कई लोग अंडर सस्पेक्ट हैं, उनके ऊपर देखिए NIA एक्शन कर रही है, अप्रेंड किए गए, कुछ टेररिस्ट के जो घर हैं उनको भी उड़ाए गए हैं, तमाम तरीके के एक्शन है। लेकिन यह सिक्योरिटी लैब्स होना लाजमी इसलिए था कि एक अलग तरीके का खुशनुमा माहौल था और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ वैली बढ़ रहा था, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक मिलिट्री ऑप्शन का सवाल है, मेरा मानना है कि जब स्टेट में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शासन है, आज की डेट में वो यूनियन टेरिटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत उनकी इंटरनल सिचुएशन आती है, वहां का सिक्योरिटी अरेंजमेंट आता है, तो उसके तहत तमाम मेजर लिए गए। देखिए, जब कोई घटना हो जाती है उसको रिव्यू करना आसान होता है, लेकिन जो एक माहौल बड़ा है उसको अगर आप प्रोग्रेस करते जाते हैं और वैली में पूरी तरीके से नॉर्मलसी आती तो एक अलग सिचुएशन होती है। इसकी कोई परिकल्पना नहीं की गई थी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन बैसरन घाटी एक अपने आप में टूरिस्ट प्लेस है। मेरा मानना है कि अगर आप वैली में जाते हैं तो शंकराचार्य मंदिर, डल लेक, सोनमर्ग, गुलमर्ग और बैसरन घाट, ये 4-5 ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जिसको आपको सर्वेलेंस में रखना था। उसमें सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। अब मेरा मानना है कि इस तरीके की व्यवस्था बनेगी जिसमें इस तरीके के लूप होल्स को प्लग इन किया जाएगा। और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है इन टेररिस्टों के आकाओं को लिक्विडेट करने का। लेकिन आज की डेट में जो देश का सेंटिमेंट है, आपको उसको समझना पड़ेगा। उसके तहत मेरा मानना है कि एक नेचुरली एक ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये 26 लोगों की जान जाया नहीं जा सकती है। शरदेंदु सर, पूरा देश इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है। और मैं तो ये कहूंगी कि बहुत अच्छा लगता है कि जब पॉलिटिकल रिएक्शंस आते हैं तो जो पॉलिटिकल नेता है वो भी ये कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े, आपको जो करना है कीजिए, ये हमारा हिंदुस्तान है। यही हमारी खासियत है। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस पूरा देश एक होता है, पॉलिटिकल लाइन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फेथ एंड रिलीजन। हम भारतीय एक साथ खड़े होते हैं और जब नेशनल एम की बात होती है तो हम एक सुर में बोलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आपको पॉलिटिकल एम और मिलिट्री एम जब सिंक्रोनाइज करेगा, मैच करेगा, तो एक अलग दिशा मिलेगी। और पाकिस्तान की जो दिशा और दशा खराब है उसको बदतर करना, उसको बाल्कनाइज करना, उसको तोड़ना है, ये हमारे लिए आसान, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है सर, मैं आज ये जरूर कहूंगा कि अगर ये दिशा मिल रही है तो ये दिशा मिल रही है वॉर ऑन टेररिज्म। मत होइए सॉफ्ट इस बात पर कि वी आर अगेंस्ट वॉर।
वी आर अगेंस्ट वॉर। आपको कम नहीं करना है सर। नहीं, मैं कह रहा हूं ये वॉर क्यों ना हो। बिल्कुल। पीओके किसका है? हमारा है सर। हमारा। चलिए आप जवाब देते जाइए। पीओके में सबसे ज्यादा टेररिस्ट कैंप है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो उसको मैं खत्म करने का मेरा हक है या नहीं है? बिल्कुल हक है। अगर ये हक है तो ये वॉर, अगर इस शब्द को वॉर के तौर पर आप ट्रीट करना चाहते हैं, लेट देयर बी अ वॉर, डोंट शाई अवे। मत इससे शर्माइए मानवता के चोगे के अंदर के नहीं यार वॉर नहीं करना चाहिए। हमसे बड़ा कौन जानता है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। हमने तो रशिया में खड़े होकर बोला है, पूरी दुनिया ने उसे रिपीट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वॉर ऑन टेररिज्म नहीं हो सकती। देखा बाद में अगर ओसामा बिन लादेन को मारा जा सकता है तो आज आकाओं को मारने का हक मेरा है, और अगर उन आकाओं को बचाने वाला पाकिस्तान का आर्मी है, पाकिस्तान का अवाम है, इट इज अ वॉर ऑन देम। वैसे मुझे लगता है सर लातों के भूत ना बातों से मानते नहीं है, इनको हिंदी में भी समझ आएगा नहीं। बख्शी सर मैं 1 मिनट आपके पास आ रही हूं, उत्कर्ष सर के पास जाते हुए। उत्कर्ष सर, ये लातों के भूत हैं और ये बातों से तो मानेंगे नहीं। ये आप देखिए जरा, अपने जो एएसआई का चीफ आसिम मुनीर, उसको आर्मी का चीफ बना देते हैं, और सर अब आपको पता ही होगा एनएसए भी बना दिया है। बताइए सर क्या कीजिएगा इन लातों के भूतों का? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये अपने DGISI असीम मलिक हैं, जिनको अभी NSA बनाया गया है। और जो बात ये है कि हम पिछले 35 सालों से आतंकवाद को झेल रहे हैं, और हमने करीब 17,000 जानें गंवाई हैं सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इस 35 सालों में। इतना हमारा नुकसान हुआ है। और अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े हत्याकांडों की, तो आप मुंबई देख सकते हैं, कई बड़े बड़े हत्याकांड, जिसमें पहलगाम से भी ज़्यादा हत्याकांड हुआ है। तो यहाँ पर एक देश के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमने डिप्लोमेटिक ट्राई किया, हमने राजनीतिक ट्राई किया, हमने हर तरीके के चैनल्स पे काम किया है पाकिस्तान को समझाने का, लेकिन पाकिस्तान है समझता नहीं। 25 साल के बाद पाकिस्तान एक बार जरूर लड़ाई होती है। हम 71 के बाद 99 में युद्ध हुआ, 99 के बाद अब 25 साल पूरे हो रहे हैं। ये मई में कारगिल हुआ था। तो इसलिए अब ये 25 ईयर एज कह सकते हैं आप, पाकिस्तान लड़ाई के लिए बेकरार है। और अगर हम पाकिस्तान को युद्ध नहीं देंगे तो पाकिस्तान के साथ न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक भाषा समझता है और वो है शिकस्त। सर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध चाहता है, और सिवाज सर देखिए ना, आयरनी देखिए, युद्ध भी चाहता है और आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो अपने परिवार को दूसरे देशों में भी शिफ्ट कर देते हैं। मतलब डर देखिए कितना है सिवाज सर। देखिए वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, उनको जरूर रेटोरिक्स जो बोलना पड़ता है कि हम ये कर देंगे, भारत के साथ वो कर देंगे, हमारी सेना बहुत मजबूत है और भारत को करारा जवाब देगी। लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपनी जो है फैमिलीज को बाहर के कंट्रीज में भेज दिया है, और जो फैमिलीज हैं नॉर्मल लोगों की वो तो वहीं पर हैं, अगर मरेंगे तो वह मरेंगे। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जितने भी आर्मी के टॉप जनरल्स हैं, उन्होंने तो अपना पहले ही इंतजाम कर रखा है कि हम जो है अपनी फैमिली को बाहर भेज देंगे और वो सेफ रहेंगी। उनको पता है कि लड़ाई में क्या होने वाला है, कितनी उनकी बर्बादी होने वाली है, इसलिए जो है वो अपने आवाम की नहीं सोचते। लेकिन आवाम तो सर उनके लिए तीसरे चौथे नंबर पर या कहीं जाकर लास्ट नंबर पर आती है। तो सबसे पहले आती है आर्मी, आतंकी, फिर आर्मी, और उसके बाद आती है कहीं जाके जनता। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। वहां पर की आवाम का जो है कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है आवाम के बारे में, तो कोई सोचता नहीं। आज वहां पर इतनी भूखमरी चल रही है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है, फ्यूल नहीं है, इतनी महंगाई है, लेकिन फिर भी जो वो देश आतंकवाद करता है, भारत को चैलेंज करता है और लड़ाई के लिए भी तैयारी कर रहा है। और उसको हेल्प करने वाले हैं हमारे चाइनीज ने उनको जो बोल्स्टर कर रखा है। चाइनीज अगर उनको बोल्स्टर नहीं करता, अभी सारा इक्विपमेंट उनका चाइनीज है, तो चाइना उनके साथ खड़ा है, इसलिए चाइना उनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। लेकिन मेड इन चाइना कितना चलेगा सर?
ये मेड इन चाइना। नहीं, चाइना को बोलो ना हाँ। कि राशन पानी भेजे। जी सर, 2 महीने का राशन एडवाइस दी गई है पाकिस्तानी को इकट्ठा करने की। वो राशन है कहाँ, वो पैसा है कहाँ? चाइना को बोलिए लेकर आए। चाइना कर रहा है बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, कि आप आइए एक पोर्ट पर बैठिए और आपकी जमीन को गिरवी ले लीजिए, उसको 50,000 ड्रोन दे दीजिए, वो सब छोटे, लेकिन उसके बदले में वो उतनी ही जमीन गिरवी रखवा रहा है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि देखिए, अगर ये मसूद अजहर और ये हाफिज सईद जैसे लोगों को अगर हवाले कर दें, भाई कहीं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो इन्हें IMF के सामने तो हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे ना? बिल्कुल। ये जो भुखमरी से ये जो इनकी हालत हो गई है सर। आप ठीक कह रही हैं कि अगर ये सबके सारे आतंकवादी को पकड़ के एक टोकरी में डाल के कर दें, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सारी ये है कि आतंकवाद के कारण तो आर्मी बैठी हुई है वहां पर। आर्मी बिल्कुल कहीं की नहीं रहेगी। आर्मी विल हैव टू गो बैक टू बैरक्स। और आर्मी कश्मीर का मुद्दा आतंकवाद के थ्रू तो अलाइव रख रही है। अगर आज आतंकवाद चला जाए, कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की आर्मी जो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी जो मैंने पहले बताया उसमें बैठी है। अब टर्की आ रहा है, वो भी सप्लाई कर गया उनको। आर्मी को कट मिलता है। चाइना के जितने आर्म्स डील होते हैं आर्मी के कट पे होते हैं। और अभी चाइना वेट कर रहा है कि मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के इनको इतना हौसला दूंगा कि इंडिया से भिड़ जाएं। उन्होंने सबमरीन पेन तैयार करना शुरू कर दिया बांग्लादेश के हब्बन तोता में, और अपने शिप भेजने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने गोदार फोर्ट के अंदर और स्ट्रेंथ कर दी है। कारकरम हाईवे पे उन्होंने पूरी की पूरी बटालियन लगा दिया, रेजिमेंट लगा दिया आर्टिलरी की, मिसाइल्स की। आप ये देखिए हमारे चारों को तरफ वो घेरने की कोशिश कर रहा है, इंक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान। उनको भी उकसा रहा है। तो हमारे को ये जो है आतंकवाद को खत्म तो कर देंगे, पर हमको ये जो सर्कल बन रहा है इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। ये बात इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगी कि जैसे हम उसको सोच रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, बट वी आर रेडी बिकॉज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज मेड श्योर कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी तगड़ी हो गई है। एवरी कंट्री इज नाउ रिव्यूइंग देयर स्टेटस विज़-अ-विज़ इंडिया। दैट इज हाउ इट इज। अच्छा शरदेंदु सर, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि हम चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना का साथ पाकिस्तान को मिल रहा है, लेकिन क्या सच में, मुझे बताइएगा कि चाइना का साथ पाकिस्तान को मिल रहा है? क्योंकि टैरिफ वॉर में तो खुद चाइना उलझा हुआ है। और सर अब सामने आकर खुलकर आपने देखा है कि चाइना की तरफ से एकदम ऐसे क्लियर कट कहा गया हो कि हम साथ हैं? देखिए पूजा जी, आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा। ये मेरे जहन में बहुत दिन से चल रहा था। देखिए उस चीज में बिलीव करिए जो आपको स्टेज पे नहीं दिख रहा है। बैक स्टेज एक्टर्स कौन है, कौन किसको क्या इंपेटस दे रहा है। देखिए चाइना का अमेरिका से जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें तमाम तरीके की जो कंपनीज है वो शिफ्ट कर रही हैं, रीलोकेट कर रही हैं, और उनका डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है इंडिया। देयरफॉर इंडिया में आप ऐसा टर्मोइल क्रिएट कर दीजिए, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दीजिए जिससे कि ये कंपनी डिस्करेज हो इंडिया आने के लिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसके पीछे चाइना चाहता है कि ये कंपनी वहां से ना जाए। जब ना जाए तो क्या करना है? उसने पाकिस्तान को उकसाया इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी के, और देखिए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, जैसे हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में उलझ जाए, एक तरीके का डिस्टर्बेंस यहां पे, और ये कंपनीज चाइना से शिफ्ट ना हो। अगर शिफ्ट होती भी है तो हिंदुस्तान में ना आए, कहीं और चली जाए। इस तरीके का एक गेम प्लान चल रहा है। और साथ में जो सीपैक का उनका इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, कोलोसल, वो इस स्टेज में उसमें सफर नहीं कर सकता। हिंदुस्तान पाकिस्तान का अगर युद्ध होगा तो सीपैक के जो प्रोजेक्ट है उसको भी हार्म पहुंचेगा, वो भी टारगेट होंगे, ग्वादर पोर्ट भी होगा टारगेट। तो तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, तमाम तरीके का डिस्ट्रक्शन होगा। यहां चाइना घबराता है, चाइना यहां बैकफुट पे आता है, क्योंकि वर्ल्ड में हिंदुस्तान की जो साख है वो अलग किस्म की है। चाइना आज की डेट में नेगेटिव जा रहा है, इसलिए उसने इस तरीके का कदम उठाया। हमारे हिंदुस्तान में CCEA की मीटिंग हुई, इकोनॉमिक अफेयर की, उसमें डिसाइड किया हम कितने दिन वॉर करेंगे, क्या हमें रिसोर्स जनरेशन की, उसके क्या इंप्लीकेशन होंगे, तमाम तरीके की डिबेट हुई, और अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकाला गया कि हमें इसका जवाब देना है, और जवाब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में छोड़ दिया गया। तो चाइना के एंगल को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब मेरा मानना है कि टू सम एक्सटेंट एक नॉन कमिटल पोस्चर रखेगा चाइना। चाइना का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उसके लिए प्रायोरिटी होता है इकोनॉमिक, जो जितने भी डीलिंग्स होते हैं। मिलिटरीली वो डायरेक्ट कमिट नहीं करता है, वो अपने हथियार दे सकता है लेकिन ट्रूप्स का कमिटमेंट नहीं करेगा। आज तक पाकिस्तान की आर्मी रेडिकल एलिमेंट्स को मिला करके भारत के खिलाफ एक उन्माद पैदा करना जानती है, उसमें वो सक्सेसफुल होती आई है, और ये साइकिल हमने
तोड़ना जी। है, और तोड़ने का यही तरीका, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर इकोनॉमिक स्टेटस इतना गिरा हुआ है तो क्या आप समझती हैं कि चीन उसे इकोनॉमिक मदद देगा? बिल्कुल नहीं देगा। और तो क्या पाकिस्तान एक लॉन्ग वॉर भारत के साथ सस्टेन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो यही है, आज आप मन बनाइए, भारत मन बनाए, पाकिस्तान लड़ाई के मैदान में पस्त होता हुआ दिखेगा। बहुत अहम बात उत्कर्ष सर आपने कही है। और शैलेंद्र सर, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए अब जैसा कि उत्कर्ष सर कह रहे हैं कि भाई जो ये आतंक की साइकिल है ना, इसको ब्रेक करना है ना, और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैं सेना को फ्री हैंड देता हूं, आपको जो करना है आप कीजिए। उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुख के सामने इस बात को कहा, रक्षा मंत्री के सामने इस बात को कहा। अब जब पहले एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब भी सेना के पास सर फ्री हैंड था। तो अब क्या लगता है, सेना को फ्री हैंड देने से क्या तबाही पाकिस्तान में हो सकती है, क्या कर सकती है सेना? अगर आप मुझे 10 सेकंड दें उत्कर्ष सर, आपने एक जो बात बोली ना कि पाकिस्तान की सेना ख्वाब ले रही है जीतने का, वो हारने का ख्वाब ले रही है, जीतने का कभी ख्वाब आता नहीं है। पता है क्यों? आपका वो जो था ना, वो 25 ईयर एज, वो 25 साल के बाद उन्हें खुजली सी होती है। उस खुजली में यही होता है कि यार बड़े दिन हो गए, हम एक और लड़ाई नहीं हारे। दैट इट इज एक्चुअली एक बार थोड़ी ना हुआ है, 47 हो गया, 71 हो गया। और ये जो इन्होंने ये नया फॉर्मूला जो लगाया है ना, ये 72 हुरों वाला, हाँ। मैं कहता हूं 72 हुरे जरूर याद रखिए, लेकिन 72 से पहले एक गिनती आती है 71 की लड़ाई क्यों नहीं भूल जाते आप? भाई उसे देखो, 72 जाने के लिए, 72 हुरों तक पहुंचने के लिए 71 से होकर जाओगे। अब वो 71 का प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी आर्मी बीच में नहीं आती है। दे डोंट वांट टू फाइट, क्योंकि क्लैरिटी है, रिजाइन कर देते हैं और सर। अभी आप, हाँ मैं अभी इस पर आने वाला था। आपने जो कहा ना कि वो लॉन्ग वॉर, शॉर्ट वॉर, वो कोई वॉर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके डिफेंस मिनिस्टर तक ने कह दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कह दिया, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। बड़ी सीधी बात है। 9 तारीख को IMF उन्हें जो लोन के ऊपर मीटिंग करने वाला है, वो डिसाइड है, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है कि उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है तो ये लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर IMF भी दिखाएगा कि उसके बावजूद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जो दुहाई दी जाती है ना, ह्यूमैनिटेरियन इज व्हाट? क्या मतलब पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन अलग है और मेरे लिए अलग है? यूएस की टेररिज्म अलग है, मेरी टेररिज्म अलग है? ये तो नहीं एक्सेप्ट होगा। मुझे लगता है आज हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां, जैसा उत्कर्ष साहब ने बोला, पाकिस्तान भी तैयार है इस हार को लेने के लिए, 25 साल अगले याद करने के लिए, सिवाय इसके कि इस बार इंडिया उनको 25 साल वाली याददाश्त नहीं देगा। अच्छा शैलेंद्र सर, आपने जो कहा ना कि टेररिज्म, तो हम समझते हैं ये चीज कि टेररिज्म है, लेकिन हम यहाँ पर उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो टेररिज्म में भी गुड और बैड का डिफरेंस करता है कि अगर हिंदुस्तान के साथ आतंकवाद हो रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारा देश आतंक का दंश झेल रहा है तो ये बैड हो गया। तो हम किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? देखिए, ये इसका बड़ा सीधा एग्जाम्पल है। हर माँ से पूछो कि तेरा बेटा कितना खराब है, वो कभी नहीं मानेगी खराब है। टेररिज्म को पैदा किया है पूरी दुनिया में। अब ये लेटेस्ट स्टेटमेंट यूएस की ये भी है, वर्ल्ड वाइड टेररिज्म को पैदा किया है आपने, उसको ट्रेन किया है आपने, उसको बड़ा किया है आपने, उसको दुनिया भर में फैलाया है आपने। अब मुझे एक बात बताइए, अगर उससे झगड़ा मेरे इंडिया का है तो वर्ल्ड को किस साइड होना चाहिए? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और बख्शी सर, देखिए टेररिज्म को पाल पोस कर बड़ा करने वाला ये पाकिस्तान क्या कहता है? सबूत दो, है ना? और जाकर के खुद कहता है कि हमने तो 30 सालों तक आतंक को पाला है, और फिर आके कहता है सबूत दो। पाला नहीं है, पाल रहे हैं। अतीत नहीं है, वर्तमान है उनका। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो 30 साल तक पाल रहे हैं, बट वो क्वेश्चन है जो ओपनली कह सकते हैं सबूत दो। उनको पता है कि आप जो कहोगे वो डिनाई कर देंगे। अगर कहोगे ये देखिए हमने पकड़े गए, वो आपके बहन ये 4 बंदे जो थे, सबूत मिटाने में कितना समय लगता है? सबूत मिटाने में ओपनली बोलेंगे कि ये जो आपके 4 लड़के पकड़े गए हैं ये तो हिंदुस्तानी है, आपने यहीं बड़े हुए हैं, हमारे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? That is why they are getting and following those terrorists and sleeper cell, इसलिए कर रहे हैं। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं बात कि पाकिस्तान की जनता को भी पता चल गया है कि ये टेररिज्म वगैरह से कोई फायदा नहीं होगा, और उनके लोगों को भी पता चल गया है कि कश्मीर का मुद्दा हमें नहीं चाहिए। वो इंडिया आना चाहते हैं, क्रिकेट मैच, एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, उनका यूथ ये चाहता है।
वो फेडअप हो चुके हैं, पर उनके आर्मी के आगे हिम्मत बोलने की किसी हिम्मत नहीं। प्राइम मिनिस्टर को वो बिठाते हैं, उतारते हैं घोड़े की काठी से। तो आप घोड़ा नहीं सर, गधा गधा की गधा बात सर, ऐसे मत करो सर। अब ठीक है, गधे की बात गधे सही, जिसके भी करें, वो क्वेश्चन है, बेचारे तंग आ चुके हैं अब। और ये मैं बता दूं, कंट्रीज की, कई दुनिया की कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को बैठाना चाहते हैं, इसी स्थिति में रखना चाहते हैं, जो बोल नहीं रहे। पहले तो अमेरिका ओपनली सपोर्ट करता था पाकिस्तान के, और अमेरिका की सारी जितनी भी डिक्टेटरशिप थी उनके साथ दोस्ती होती थी। अब जब अमेरिका को भी चोट लगी है टेररिज्म से, हाँ। तो वो भी जागरूक हुआ है। उत्कर्ष सर, अब एक सवाल, हर 25 साल बाद हारने के लिए लड़ती है, हाँ। बिल्कुल सर। उत्कर्ष सर, एक सवाल देखिए, जो मुझे लगता है इस वक्त जो भी न्यूज़ 18 देख रहा है वो ये सवाल पूछना चाहता है कि इतना समय क्यों लग रहा है। हालांकि 10 दिन हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तैयारी होती है सेना की। आपको क्या लगता है कितने दिन और अभी हमें इंतजार करना पड़ सकता है? अगर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप इस सवाल का जवाब दे पाए तो सर प्लीज दीजिएगा। देखिए, त्वरित निर्णय और त्वरित अगर बदला लेना है तो वो अब तक ले लिया गया होता। इसमें जो देर हो रही है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि कोई पुख्ता बंदोबस्त, परमानेंट बंदोबस्त पाकिस्तान का होने वाला है, इसलिए इसमें देर लग रही है। और जो है लड़ाई जो है, ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वॉर जिसको आप कहती हैं, ये 2 मिनट इंस्टेंट नूडल नहीं होता कि आप उसमें गर्म पानी मिलाएं और तुरंत नूडल बनकर तैयार हो जाए। 2 देश जब युद्ध में जाते हैं कई प्रोसेस से गुजरते हैं, प्रिपरेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, और उसके बाद युद्ध की ओपनिंग शॉट फायर की जाती है। तो आप इंतजार करें, वेट एंड वॉच कि किस तरीके से ये युद्ध शुरू होगा और किसके क्षेत्र में ये जा करके युद्ध खत्म होगा। अच्छा, हिंदुस्तान में देखिए, पाकिस्तान के पीएम का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है भारत सरकार ने। मतलब कि भाई तुम्हारी क्या, तुम क्या हमारे देश के लोगों से जो तुम जितना भी अर्न करते हो, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स गेन कर करके नहीं मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, जिसके अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हाँ। ये जो वर्ड्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के। हालांकि वहां पढ़ाए नहीं जाते हैं, होते नहीं है, बट अपने आप में बड़ी सीधी सीधी बात है कि जनता एटलीस्ट वहां की अब जब से ये बोलना शुरू कर रही है कि इस दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, आप मान लीजिए जनता को पता है 350 रुपए किलो का आटा वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एडवाइजरी आई है 2 महीने का आटा रख लीजिए, रखे कहां से? अच्छा बख्शी सर, आटा इनके पास है नहीं, दाल चावल इनके पास है नहीं, बार बार ये बोलते हैं चाय पिला दी, चाय पिला दी, चाय पिला दी है। चाय के बगान है इनके पास सर, कहां से आते हैं? सर दे मस्ट स्मेल द कॉफी। देखो कॉफी उन्होंने स्मेल भी नहीं करी है। अभी तो उनको अभी तो उनको अपनी मौत की खुशबू आ रही है। तभी तो उनके जो नेवल ऑफिसर्स एंड मेन थे वो बलूचिस्तान जाने से मना कर गया। 2500 लोगों ने, ऑफिसर्स एंड मेन ने रिजाइन कर दिया है। कैन यू बीट इट? रेजिग्नेशन कमिंग कि हम बीमार हो गए, हमें चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं अनेकों बीमारियां पैदा हो गई। बात सारी ये है कि अब पाकिस्तान की जो नॉर्मल जनता है वो, आपको मैं बता दूं, और जो पाकिस्तान की आर्मी का लोअर एचेलॉन है, यूथ, they are totally against the mullah element in Pakistan. They are totally against. भाई इतना फैक्शन हो गया। जब उनके कोर कमांडर के घर पे अटैक हुआ था, वो कौन से आधे आर्मी वाले मिले हुए थे। तो ये अब पाकिस्तान की आर्मी में इतना क्रैक आ गया है कि दैट इज व्हाई पाकिस्तान की आर्मी का चीफ शेकन अप है। बिल्कुल। वो हिंदुस्तान के जब से सर आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी सर, मैं समय की थोड़ी सी कमी है। शरदिंदु सर, ये जो इनका आर्मी चीफ है, ये बातें तो देखिए, आप बयान देखिए, इस तरीके के दिए जाते हैं जैसे कोई गली मोहल्ले में कोई मौलाना खड़ा होकर के बयान इनसे बेहतर ही देता होगा सर, जिस तरीके के बयान ये देते हैं हिंदू मुसलमान को ले लेकर। इनके बारे में क्या बात करें? पाकिस्तान के जनरल, वो भी आर्मी चीफ से इस तरीके का बयान एक्सपेक्टेड नहीं था, नंबर 1। अब असीम मुनीर को देखिए, जब ये चीफ बने तो इनकी रिकॉग्निशन नहीं थी वहां पे। बाजवा का एक तूती बोलता था पाकिस्तान आर्मी में। जब ये चीफ बने तो इनको आइडेंटिटी क्राइसिस हुई। क्यों? क्योंकि शिया और सुन्नी समुदाय में आप कंपेयर करेंगे तो ये शिया समुदाय से आते हैं, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस थे। इन्होंने कहा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनकी वक़्त बने, उनकी पूंछ बने, लिहाजा इस तरीके के उन्होंने एक्शन शुरू, और धीरे धीरे अपनी उन्होंने पैठ बनानी शुरू की। और आज की डेट में देखिए, जब पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ वॉर है और उसका डिस्ट्रक्शन होना ही होना है, तो इस तरीके की उन्माद भरी बातें करना,
ये दिखाता है कि वो एक होता ना कि आउट ऑफ द वे जाके प्रूव करना चाह रहे कि वो बहुत बड़े पाकिस्तान के हिमायती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन करा के रहेंगे अगर उन्होंने अपने चावल कुल मिलाकर पाकिस्तान को बदलने का समय आ गया है, पाकिस्तान में पॉलिसी शिफ्ट होने का समय आ गया। अगर वो नहीं बदला तो इसका डिस्ट्रक्शन है। देखिए बाल्कनाइजेशन तो होना ही होना हो गया, निश्चित है। अगर वो युद्ध के लिए गया तो बलूचिस्तान अलग होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीएलए ने जिस तरीके से वहां पे कब्जा कर रखा, जिस तरीके वहां तूती बोलती, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वहां ऑपरेट नहीं कर रही हैं। ठीक है सर। वहां पे इतनी लंबी बात को मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन देता हूं, बड़ा अच्छा सा डेमोस्ट्रेशन। हमारे नक्शल नहीं, एक लाइन में, एक लाइन में पाकिस्तान और हमारे में क्या फर्क है, मैं आपको अभी सुनवाता हूं। बच्चा पार्टी जरा खड़े होंगे मेरे साथ, आप सुनिएगा हमारे और उनमें फर्क क्या है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुना दीजिएगा ये वीडियो उनको। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर। और देखिए हम लोगों के तो जय हिंद सुनते ही गूज़बम्स आने लगते हैं सर, हमारी रगों में कुछ हलचल होने लगती है जैसे ही जय हिंद हम सुनते हैं। और निश्चित तौर पर सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा करने के लिए। तो अंत में बस यही कहेंगे, इसी के साथ मैं क्लोजिंग करूंगी कि हिंदुस्तान, आप डरिए मत, फिक्र मत करिए, जगह हम तय करेंगे, समय हम तय करेंगे और पाकिस्तान के अंदर घुस के एक बार फिर से उसको मारेंगे, ये तो तय है। और पाकिस्तान, तुम दहशत में रहो, तुम दहशत में रहो, डरते रहो, खौफ रहो, क्योंकि समय हमारी तरफ से होगा और जगह तुम्हारे यहां पर होगी। तो ऐसे में इसी के साथ हम इस चर्चा को, इस डिस्कशन को आज यहीं पर रोक रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार, जय हिंद।